हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहले हमने क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, मिनरल एंड रिसोर्सेज। अगर आपने नहीं देखी है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट 3 की वीडियो, तो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सभी क्लास 8 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी वीडियोस हमने अपलोड की गई हैं इस चैनल पर, और साइंस की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, और सभी दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, एग्रीकल्चर। तो उसमें एक स्टोरी से स्टार्ट किया गया है। गुरप्रीत, माधव और टीना जा रहे थे विलेज से, जब वो एक फार्मर को देखते हैं। वो अपनी लैंड को टीलिंग कर रहा था। फार्मर ने उन्होंने कहा कि वो वीट ग्रो कर रहा था और उसने अभी सिर्फ मैन्योर डाली है। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं वो हम बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में जो कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है साइंस का, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। मैन्योर क्या होते हैं? नेचुरल फर्टिलाइज़र जो होती है, जो वेस्ट होते हैं एनिमल का, जो प्लांट्स का वेस्ट होते हैं, उसको डीकम्पोज करने के बाद मैन्योर मिलते हैं, जिसको हम खाद बोलते हैं, नेचुरल खाद बोलते हैं। और वो मिट्टी में डाल रहा था ताकि वो फर्टाइल बन जाए, सॉइल फर्टाइल बन जाए। उसने कहा बच्चों को कि जो वीट जो है अच्छे प्राइस से बिकेगा, अच्छे प्राइस से ले जा सकते हैं हम मंडी में, और फिर उसको फैक्ट्रीज़ में लिया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, फिर बिस्किट्स बनाने के लिए, जो कि आटे से बनता है। और इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक प्लांट से एक फिनिश प्रोडक्ट में। तो एक पेड़ है, वीट का पेड़ है, उससे हमें आटा मिलता है, आटे से बिस्किट्स मिलते हैं, ब्रेड मिलते हैं। इस तरीके से जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट्स में। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को 3 तरीके एक्टिविटीज़ में हमने डिवाइड किया हुआ है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कभी भी आप अपनी लाइफ में ये वर्ड्स देखते हो तो प्राइमरी का मतलब होता है पहला, ये जो सबसे पहले होता है। सेकेंडरी का मतलब दूसरे नंबर, सेकंड नंबर पर। और टर्शियरी का मतलब टी से तीसरे नंबर पर। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्शन, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको प्रोड्यूस करते हैं, वो उन एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़। जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, गैदरिंग है, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के। अब हम देख रहे हो एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? हम नेचर से, अगर वीट का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम नेचर से वीट ले रहे हैं। ठीक है, फिशिंग से हम क्या कर रहे हैं? फिश ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम गैदरिंग का बात करें तो हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके? प्राइमरी एक्टिविटी जो हम सबसे पहले करते हैं। अगर हमने वीट के बारे में बात करी, ठीक है, तो सेकंड एक्टिविटीज़ क्या होंगी? उसके बाद जो प्रोसेस होगा, जब हम उस उसको फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं, आटे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेड को बेक करते हैं, फिर उसको आटे से हम उसको ब्रेड में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या होते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इन सभी प्रोसेस से सभी प्रोसेसेस होते हैं इन रिसोर्सेज के। जैसे एग्जांपल है स्टील। आपने आयरन और से क्या निकाला? आयरन निकाला। हमने बात की थी सबसे पहले, आपको आयरन मिला। ठीक है, उसको हमने क्या किया? उसको प्योरीफाई किया, फिर हमने उससे स्टील बना रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, तो वो क्या बन रही है? स्टील बन रही है, वो प्रोसेस हो रहा है ना। ब्रेड बना रहे हैं, क्लॉथ को सी रहे हैं, वो एग्जाम्पल्स एक्टिविटी। थर्ड, टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या होती है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है उनको सर्विसेज देना। अब जब ये सभी प्रोडक्ट्स आपके पास आ गए हैं तो आप उनको सर्विसेज कैसे देंगे? आप उनको मार्केट्स में कैसे ले जाएंगे? उनको आपको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट के बारे में जो बात आती है, ट्रेड के बारे में जो बात आती है, वो सभी क्या होती हैं? टर्शरी, बाद की एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम बात करें बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, एडवर्टाइजिंग की, किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट, आपको पता है सभी कंपनीज एडवर्टाइज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, तो वो टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी आपको पता चला एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जो कि लिया गया है एगर या एग्री से, जिसका मतलब होता है सोयल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। सबसे पहले जो एक्टिविटी करी जाती है एग्रीकल्चर है, इसमें क्या आते हैं? क्रॉप्स को उगाना। ठीक है, फ्रूट्स को उगाना, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या लाइव स्टॉक को रियर पालना। और अगर आप बात करें वर्ल्ड में, ठीक है, इस पूरी दुनिया में 15% जो पर्सनस हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से एंगेज्ड हैं। ठीक है, 2/3 ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन, मतलब 66.67% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। और जो फेवरेबल टोपोग्राफी होती है सोलर क्लाइमेट की, वो ज़रूरी होती है किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। अब आप जिस लैंड पर क्रॉप उगाते हो उस लैंड को हम बोलते हैं एरेबल लैंड। ठीक है, जिस लैंड्स पर क्रॉप्स जो है उगती है उसको हम बोलते हैं एरेबल लैंड। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आप मैप में देख सकते हो, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अगर आप ये देखते हो इंडिया,
ये इंडिया है, यहाँ पर आप ये इंडिया को देख सकते हो स्क्रीन पर। इंडिया में ये सभी ग्रीन ग्रीन एरिया जो बता रहा है एग्रीकल्चर, यहाँ पर सभी एरिया में एग्रीकल्चर लगभग पूरे ही इंडिया में आप देख सकते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही है। तो यहाँ पर अब ये पूरे वर्ल्ड का मैप है जो ग्रीन डिनोट करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट क्या बताया गया है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, वो साइंस या आर्ट, ठीक है, कल्टीवेशन का जो कि आप सोइल पे करते हो, क्रॉप्स को उगाते हो, और या लाइव स्टॉक जैसे आप भेड़ को पालते हो, बकरों को पालते हो, बकरियों को पालते हो, उसको हम फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें एग्री प्लस कल्चर, सैरी प्लस कल्चर, पीसी प्लस कल्चर, वीटी प्लस कल्चर, हॉर्टी प्लस कल्चर, इनको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर हम बोलते हैं जब हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, फिश की कल्चर क्या होते हैं, आपको जब आप फिश को पालते हो, ठीक है, किसी भी टैंक्स में या पॉन्ड्स में जब आप पालते हो, ठीक है। नेक्स्ट विटीकल्चर क्या होता है, जब आप ग्रेप्स का कल्टीवेशन करते हो। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, वेजिटेबल्स को उगाते हो, फ्लावर्स को उगाते हो अपने कमर्शियल यूज़ के लिए। नेक्स्ट आता है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या है, एग्रीकल्चर और या फार्मिंग को आप एक तरीके के सिस्टम की तरीके से समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर एक सिस्टम ही तो है, उसमें जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स है, ठीक है। आपका सिस्टम होता है, कंप्यूटर भी आपका सिस्टम है, आपका मोबाइल फ़ोन भी सिस्टम है, उसमें इनपुट आता है, जैसे आप इनपुट इलेक्ट्रिसिटी देते हो या आप उसमें टच करते हो, वन प्रेस करते हो तो वन स्क्रीन पर आता है। तो यहाँ पर इनपुट्स आप क्या क्या देते हो, आपको क्या क्या चाहिए एग्रीकल्चर खेती करने के लिए, सीड्स चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स चाहिए, खाद चाहिए, मशीनरी चाहिए आपके पास, और आपके पास क्या चाहिए, लेबर चाहिए जो कि वहाँ पर काम कर सके। और कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लोइंग आप करते हो, सोइंग करते हो, इरिगेशन करते हो, वीडिंग करते हो, हार्वेस्टिंग करते हो। इन सभी की डिटेल्स मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1 साइंस में आप पढ़ते हो, ठीक है, डिटेल्स में। और जो आउटपुट आपको क्या मिलता है, क्रॉप्स मिलती है, ठीक है, फसलें मिलती हैं, वूल मिल सकती है, डेयरी दूध मिल सकता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनपुट्स क्या है, फोटो में दिखाया गया है, ये सभी हैं। सीड्स आप केमिकल देख सकते हो, प्लॉइंग सोइंग वगैरह देख सकते हो, और फिजिकल इनपुट्स जो कि आपके सनशाइन, ठीक है, धूप कितनी है, टेम्परेचर कितना है, सोइल कितनी है, ठीक है, सोइल किस टाइप की है, स्लोप ढाल कैसा है वहाँ पर, और रेनफॉल बारिश कितनी हो रही है। और ह्यूमन इनपुट्स की अगर हम बात करते हैं, लेबर आप बात करते हो, स्टोरेज की आप बात करते हो, मशीनरी और केमिकल्स की बात करते हो। अब यहाँ पर फार्मिंग को हमने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बेस पर, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस के बेस पर, लेबर के बेस पर, ये लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के बेस पर हमने इसको फार्मिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग आप इसे सोच लीजिए ये प्राइवेट के लिए है बस, ठीक है। ये जो होती है अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए होती है, इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, सो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया पर होती है, और कम अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और हाउस होल्ड लेबर यूज़ होती है। ये बहुत ही कम पैमाने पे जो बहुत कम एरिया पे जो होती है फार्मिंग, उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग को आप क्लासीफाई भी कर सकते हो इंटेंसिव और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, ठीक है। अगर आप बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में, तो जो फार्मर है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लैंड यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल टूल्स की हेल्प से और ज़्यादा लेबर्स की हेल्प से, ठीक है। और जैसे क्लाइमेट है जहाँ पर वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ डेज में सनशाइन धूप रहती है, और सोर्स क्या है, फर्टाइल रहती है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा ग्रोप उगाते हैं अपनी उसी ज़मीन पर। और राइस जो है ज़्यादातर मेन क्रॉप होती है। दूसरी क्रॉप्स कौन सी हो सकती हैं, वीट हो सकती है, मेज़ हो सकती है, पल्सेस हो सकती हैं, और ऑयल सीड्स होती हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में होता है, जहाँ पर मानसून रीजन्स में, जैसे साउथ है, साउथ ईस्ट है, और साउथ ईस्ट एशिया में है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें शिफ्टिंग कल्चर होता है और नोमैटिक हर्डिंग होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता कहाँ पर है, जहाँ पर बहुत फॉरेस्टेड एरियाज, बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, ठीकली जंगल होते हैं। जैसे अमेजोन बेसिन की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल अफ्रीका की बात करें, और कुछ पार्ट्स हैं साउथ ईस्ट अफ्रीका के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी कुछ पार्ट्स हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। जब रेनफॉल होती है तो पेड़ उगते रहते हैं, रीजनरेशन होता रहता है वेजिटेशन का। अगर वहाँ पर कहीं पर आग लग जाती है, ठीक है, या पेड़ कट जाते हैं, ठीक है, जब जलने के बाद तो उसी एशेस को मिक्स करा जाता है उस सॉइल में, और वहाँ पर क्रॉप्स उगा जाती हैं, मेज़ यम पोटैटोज़ के सावा उगा जाती हैं। और जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देता है,
तो उस लैंड को छोड़ दिया जाता है, अबंडन कर दिया जाता है, ठीक है। फिर कल्टीवेटर मूव्स करता है दूसरे प्लॉट में। इस तरीके हम शिफ्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग होती है एरिड रीजन्स में, एरिड रीजन ऑफ सहारा में, सेंट्रल एशिया में और इंडिया के कुछ पार्ट्स में, जैसे राजस्थान में अगर आप बात करो, जम्मू एंड कश्मीर में बात करते हो। इसमें क्या होता है, हर्ड से ही आपको पता चल रहा है, हर्ड्समैन घूमते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाते हैं, किसकी तलाश में, एनिमल्स के खाने और पानी की तलाश में, ठीक है। और इस तरह के मूवमेंट को इस तरह के मूवमेंट बताते हैं, क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स और टेरेन बताते हैं, ठीक है। शिप, कैमल, यैक और गोट्स मोस्टली सबसे ज़्यादा रियर किए जाते हैं, और वो उनसे क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलता है, हेड्स मिलता है, और दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं हर्डर्स और उनकी फैमिलीज़ को। नेक्स्ट अगर हम बात करें कमर्शियल कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो सेल के लिए होती है, जो फार्मिंग कर रहे हो मार्केट में सेल करने के लिए होती है। अब इसका जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर जो वर्क होता है वो मशीन्स के द्वारा होता है। कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, मिक्स फार्मिंग होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए होती है। वीट और मेज़ जो है कॉमनली उगाई जाती है, और मेजर जो एरियाज़ हैं इसकी वो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, और इसमें ये जो एरिया होते हैं स्पेसली पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा विंटर्स होते हैं वो इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इस सीजन्स को, मतलब जो क्रॉप को उगाने के लिए रोकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। मिक्स फार्मिंग में जो लैंड यूज़ होती है वो फूड के लिए भी होती है यूज़, फॉडर क्रॉप्स के लिए होती है, और लाइव स्टॉक के पालने के लिए भी होती है, जैसे यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में। अगर हम बात करें प्लांटेशंस की, प्लांटेशंस क्या है, प्लांटेशंस एक कमर्शियल टाइप फार्मिंग का टाइप ही होता है, जहाँ पर एक सिंगल तरह की क्रॉप उगाई जाती है, जैसे टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, ये कॉटन को उगाया जाता है। और यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल ज़रूरी होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोड्यूस होता है उसको फार्म में प्रोसेस किया जाता है, आप खुद से ही, या जो पास की फैक्ट्रीज़ होती हैं उसमें प्रोसेस किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर देखते हैं मेजर प्लांटेशंस जो हैं वो रबर है मलेशिया में, कॉफ़ी है ब्राज़ील में, और टी है इंडिया में, श्रीलंका। टी जो होती है इंडिया और श्रीलंका में कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, तो जो लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है वो उगाई जाती है ताकि जो पॉपुलेशन है उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और जो क्रॉप्स हैं वो रॉ मटेरियल्स के तरीके से एक्ट करती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको बताया था जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस होती हैं। जैसे मेजर फूड क्रॉप्स कौन सी हुई, गेहूँ हुआ, राइस चावल हुए, मेज़ हुए, मिलेट्स हुए, जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स हैं, और इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स होते हैं टी और कॉफ़ी। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की तो राइस मेजर फूड क्रॉप है पूरी दुनिया की, और ये स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की। राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है, और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और इसीलिए इसको जो उगाया जाता है वो एलुवियल क्लेई सोल में उगाया जाता है, क्योंकि वो पानी को रोकने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और चाइना जो है लीड करता है प्रोडक्शन ऑफ राइस में, उसके बाद इंडिया है, जापान है, श्रीलंका है, इजिप्ट है। और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में 2 से 3 बार उगाए जाते हैं चावल। नेक्स्ट की हम बात करते हैं वीट के बारे में। वीट को ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, मॉडरेट टेम्परेचर में इसका काम हो जाता है, और रेनफॉल में, इसीलिए इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। और जब इसको हम उगाते हैं रेनफॉल के टाइम पे, जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर है, रेनफॉल है, हम इसको काटते हैं जब धूप ब्राइट हो जाती है काटने के टाइम, और इसको काटा जाता है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स में। जैसे अगर हम बात करें वीट को कहाँ पर उगाया जाता है, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। और इंडिया में इसको जो उगाया जाता है विंटर में उगाया जाता है, और गर्मी में अप्रैल के वक्त में इसको काटा जाता है। मिलेट्स की अगर हम बात करते हैं, मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स कहते हैं, और इसको लेस फर्टाइल कम उपजाऊ ज़मीन पर उगाते हैं, या जहाँ पर रेतीली ज़मीन जो होती है उसको हार्डी क्रॉप इसको हम बोलते हैं। इसको कम पानी चाहिए, और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर हाई हो या मॉडरेट हो, और एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए। ज्वार, बाजरा, रागी ये इंडिया में उगाए जाते हैं। कुछ अदर कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया, चाइना और निगर। पहला जो है वो मेज़ है। मेज़ को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, और बहुत धूप चाहिए, और इसको जो चाहिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ ज़मीन चाहिए। मेज़ जो है नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में उगाई जाती है। कॉटन की अगर हम बात करें, कॉटन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है,
लेकिन कम रेनफॉल चाहिए। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं इसको, और बहुत धूप चाहिए होती है इसकी ग्रोथ के लिए। और ये ब्लैक और एलुवियल सॉइल में उगती है। कॉटन आपको पता है ये चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट इसकी लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जूट की, जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो उगती है वो एलुवियल सॉइल्स पे उगती है, और इसको इसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। और इस क्रॉप को जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में उगाया जाता है, इंडिया और बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं जूट के। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, और वेल ड्रेन लोमी सॉइल है। हिल जो स्लोप्स होते हैं, पहाड़ी जो होती हैं, खड़ी पहाड़ी जो होती हैं, वो सूटेबल होती हैं इसकी क्रॉप के लिए। और ब्राज़ील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके बाद कोलंबिया और इंडिया है। नेक्स्ट है टी जो है बेवरेज क्रॉप होती है प्लांटेशंस के लिए। इसको कूल क्लाइमेट, ठंडा क्लाइमेट और वेल डिस्टर्ब्ड हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर, ताकि इसकी जो टेंडर लीव्स के लिए। और इसको वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए, और इसके लिए जेंटल स्लोप्स होने चाहिए, ज़्यादा ना हो लेकिन कम स्लोप होने चाहिए। लेबर इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसकी पत्तियों को तोड़ने के लिए केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका बेस्ट क्वालिटी टी प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर में कैसे डेवलपमेंट होता है, इसमें हम एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि मैक्सिमम फार्म प्रोडक्शन कैसे हो सके, जो कि पॉपुलेशन आपको पता है इंक्रीज़ हो रही है, और इसको इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरीके से हम एरिया, जो क्रॉप एरिया है उसको बढ़ा रहे हैं, जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उसको भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्रॉप्स जो उगा रहे हैं। और इरीगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जा रहा है, पानी की फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जा रहा है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ और हाई यील्डिंग सीड्स लगाए जा रहे हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एग्रीकल्चर, जो कैसे मैकेनिज़्म होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, एक एस्पेक्ट होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। और एग्रीकल्चर आपको पता है डिफरेंट प्लेसेस में डेवलप हो चुका है। डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें लार्ज पॉपुलेशंस हैं, जैसे इंडिया है, उस वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर उगाया जाता है, ठीक है। और जो लार्ज होल्डिंग्स ऐसे यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर कमर्शियल एग्रीकल्चर उगाया जाता है। मतलब हम जो कंट्रीज़ हैं वो हम अपने खाने के लिए मेन जो उगाते हैं, और यूएसए वगैरह जो है वहाँ पर कम पॉपुलेशन है, ज़्यादा एरिया है, वो किसके लिए उगाते हैं, वो कमर्शियल बेचने के लिए उगाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर केस देखते हैं, एक फार्म है इंडिया में, एक छोटा सा गांव है दिलाबाद, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट का, उत्तर प्रदेश का। मुन्ना लाल यहाँ पर एक छोटा सा फार्मर है इस गांव में, जिसकी ज़मीन है 1.5 हेक्टर, और उसका हाउस मेन विलेज में है। वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लाता है, जो कि हाई यील्डिंग मतलब जो ज़्यादा मैक्सिमम जो है क्रॉप दे सकते हैं, ठीक है। और वो लाता है हर एक दूसरे साल, और उसकी जो लैंड है, ज़मीन है, उपजाऊ है, वो कम से कम 2 क्रॉप्स उगाता है एक साल में, जो कि वीट और राइस होती हैं, और पल्सेज जो दालें होती हैं, ठीक है। चावल या गेहूँ उगाता है और पल्सेज उगाता है। फार्मर्स एडवाइस भी लेता है अपने बड़ों से और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर से भी, और वो ट्रैक्टर भी लेता है रेंट पे, ताकि वो प्लो कर सके फील्ड में। और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं बुलॉक्स का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड में फिगर है में। और उसके पास ट्यूबवेल भी है पास की फील्ड में, जिससे वो जो उसने रेंट पर लिया गया है अपनी फील्ड को पानी देने के लिए, इरीगेशन के लिए। मुन्ना लाल के पास 2 बुफेलोज भी हैं, कुछ हैंस भी हैं अपना, वो दूध भी बेचता है कोऑपरेटिव स्टोर में, और वो मेंबर भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो उसको बताता है कि किस तरह की खाना आपको देना चाहिए एनिमल्स को, और सेफ्टी मेजर्स बताते हैं उसकी हेल्थ के लिए, जो लाइफ स्टॉक होता है उनकी हेल्थ के लिए। और जो उसके सभी मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं एक्टिविटीज़ के सभी एक्टिविटीज़ में। और वो क्रेडिट भी, उधार भी लेता है कभी कभी बैंक से या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से HYV सीड्स लेने के लिए। और वो अपना जो प्रोड्यूस है जो बनता है मंडी में बेचता है, और जो कि उसके पास आपको पता ही है ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो उनको बेचना पड़ता है जब मार्केट उनके लिए अच्छी नहीं होती है। लेकिन कुछ पिछले सालों में गवर्नमेंट ने काम किया है ताकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ पर मुन्ना लाल है, दूसरी तरफ फार्म है एक यूएसए में, जहाँ पर उसका एवरेज साइज़ ऑफ जो फार्म होता है यूएसए में बहुत ज़्यादा है। ये एवरेज साइज़ जो है इसमें कितना है 250 हेक्टेयर, और मुन्ना का 1.5 हेक्टेयर ही था। फार्मर जो है इसी में फार्म में ही रहते हैं, और क्या उगाते हैं, सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट उगाते हैं। जो हॉरन उसका नाम है, फार्मर है मिडवेस्ट यूएसए में, जो कि आयोवा स्टेट्स में रहता है। और उसके पास लगभग 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। देख रहे हो आप, एवरेज 250 हेक्टेयर्स का है, लेकिन यहाँ पर इसके पास 300 हेक्टेयर्स है। और वो कौन उगाता है फील्ड में, कब उगाता है, वो सोयल और वाटर, जब वो देख लेता है कि उसके पास सोयल और वाटर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। और एडिकेट मेजर्स लेता है वो, ताकि पेस्ट को किस तरीके से डैमेज करा जा सके। टाइम टू टाइम वो सोयल के सैंपल्स
टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजता है और चेक करता है कि न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है या नहीं है, और जो रिजल्ट्स होता है वो एक साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम के तरीके से उसको करता है। उसकी कंप्यूटर सेटेलाइट से लिंक है। ये बड़ी आप देख रहे हो, वो सिर्फ एक छोटे लेवल पर काम कर रहा है, जो कि उसने चीज़ें उधार ली गई हैं। मैक्सिमम मुन्ना लाल ने एडवाइस उसके पास अपनी नहीं है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सेटेलाइट से काम हो रहा है, जो कि उसको प्रिसाइज पिक्चर देते हैं उसके फील्ड के लिए। इस तरीके से वो अपना जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है वो यूज़ करता है जो भी उसकी ज़रूरत होती है। वो ट्रैक्टर्स का यूज़ करता है, सीड ड्रिल्स का यूज़ करता है, लेवलर का यूज़ करता है, कंबाइंड हार्वेस्टर का यूज़ करता है, थ्रेशर का यूज़ करता है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करने के लिए। और उसने ग्रेन्स के लिए उसके पास एक ग्रेन स्टोरेज भी है, जो वो डायरेक्टली मंडी वगैरह में सेल नहीं करता, वो मार्केट एजेंसी में सेल करता है। तो आप देख सकते हो, जो यूएसए में फार्मर काम करता है वो बिजनेसमैन की तरीके से काम करता है, पीजेंट फार्मर की तरीके से काम नहीं करता। तो ये कुछ डिफरेंस था यहाँ पर यूएसए के बारे में और यहाँ पर इंडिया के बारे में। तो क्वेश्चन से आप करिएगा। ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।